हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर। और ये जो हमारी स्पॉटिंग एरर की वीडियोस है, ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो और डिस्कस किया है, उसमें हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स 16th नंबर का। द बैंक में हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी बट इट्स स्टेटेड एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड। ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है एक बैंक ने फॉलो किया हो एक बहुत ही एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी को, लेकिन जो उसका स्टेटेड एम था, यानी कि जो उसने एम रखा था वो इन्फ्लेशन का, कर्बिंग, इन्फ्लेशन को कम करने का, वो अभी तक के अचीव नहीं हुआ है। तो यदि इस सेंटेंस में आप देखें तो यहाँ पर जो इट्स स्टेटेड एम की बात करते हैं, जब भी हमारे पास दो नाउन होता है उन दोनों नाउन को ऑफ से जोड़ा जाता है, और ऑफ से ही नहीं, किसी भी प्रीपोजिशन में यदि दो नाउन को जोड़ा जाता है तो जो आने वाला वर्ब होता है वो पहले नाउन के हिसाब से आता है। अब यहाँ पे यदि हम स्टेटेड एम की बात करें तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है और इसी के हिसाब से हमें हैव या हैज़ यूज़ करना है। तो चूंकि जो स्टेटेड एम का प्रयोग किया गया है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो हैव के स्थान पे क्या होना चाहिए, हैज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे और फिर ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल कीप मेनी प्रॉब्लम्स अवे। ये कहना चाहते हैं कि बराबर के अपॉर्चुनिटीज अगर हो एडवांसमेंट के लिए, उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये जो होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर रखेगी। और ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आपका सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, a customized data science degree is yet to become a standard program to India's premier educational institute। ये कहना चाहते हैं कि जो कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री है इसको अभी होना है, यानी कि अभी से बनना है एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम इंडिया के बहुत सारे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो जहाँ पे टू का प्रयोग किया गया ये सूटेबल नहीं है, यहाँ पे इन होना चाहिए, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि इसको बनना है इंडिया के बहुत सारे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो इस वजह से टू के स्थान पे इनका प्रयोग करेंगे और आपका सही आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स। इन कंपनीज को से कहा गया है कि अपने फाइनेंशियल डिटेल को सही करके रखें और इन्फॉर्मेशंस को अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स, अपने बोर्ड्स मेंबर के बारे में भी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन यदि हम सिंगुलर में बात करें तो मेल के लिए ही का प्रयोग करते हैं, फीमेल के लिए शी का प्रयोग करते हैं, और कोई नॉन लिविंग होगा या फिर एनिमल की बात करते हैं तो उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब ये सारे प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं, जैसे बॉय से बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल से गर्ल्स हो जाएगा और कंपनी से कंपनीज हो जाएगा, तो ये जब प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सभी के लिए हम प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो इट्स का प्रयोग किया गया है कंपनी के लिए यूज़ किया गया है, और ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे देयर यूज़ किया गया है उसी तरीके से यहाँ पे देयर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, The scheme will be launched during the next 2 years, require an additional investment of 100 करोड़। ये कहना चाहते हैं कि जो स्कीम है वो अगले 2 सालों के दौरान लॉन्च की जाएगी और उसे रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक एडिशनल 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो रिक्वायरमेंट की बात करते हैं ये स्कीम के लिए यूज़ किया गया है, स्कीम को रिक्वायरमेंट है, और चूंकि जो स्कीम यूज़ किया गया है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है, और जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, तो उसमें हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर रिक्वायर यूज़ किया गया है इसको रिक्वायर्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, road developers who are unable to complete their projects on time will be awarded a new ones। ये कहना चाहते हैं कि रोड डेवलपर्स जो हैं अनेबल है अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करने में,
विल बी अवॉर्डेड न्यू वंस, तो उन्हें क्या होता है, अगर वो समय पे अपने प्रोजेक्ट को नहीं कंप्लीट पाते हैं तो उन्हें दूसरा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होने चांसेस केवल एक ही जगह हो सकते थे, इन टाइम ऑन टाइम, तो दोनों सही होते हैं। इन टाइम का प्रयोग करते हैं तब भी सही हो जाएगा, ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं तब भी सही हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऑन टाइम की मीनिंग होती है एग्जैक्ट टाइम पे, और इन टाइम की मीनिंग होती है समय से थोड़ा पहले। तो ये दोनों सही है, इस वजह से आपका आंसर होगा 5, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, वी हैव टेकन ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है कि रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को अरेंज करेंगे एंड सुपरवाइज द न्यू स्टाफ। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो एंड होता है ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होता है, और जब भी हम एंड से जोड़ते हैं तो यदि हम दो वर्ड को जोड़ते हैं तो यदि एंड से पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो बाद में भी एडजेक्टिव आएगा, एंड से पहले हम नाउन का प्रयोग करते हैं तो बाद में भी नाउन आएगा, एंड से पहले यदि हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो बाद में भी एडवर्ब आएगा, और यदि एंड से पहले हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो बाद में भी आईएनजी फॉर्म ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग की बात करें तो उसके बाद में क्या यूज़ करेंगे, सुपरवाइजिंग का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमारी जो मिस्टेक है 4th में हो जाएगा, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सुपरवाइजिंग। सो द करेक्ट आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, the government has signed a memorandum of understanding with the company to set up a plant in the state। ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने साइन किया है अंडरस्टैंडिंग एक मेमोरेंडम को, किसके साथ, कंपनी के साथ, एक सेटअप करने के लिए, प्लांट सेटअप करने के लिए, कहाँ पे, स्टेट में। तो ये जो सेंटेंस आपका है बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द ट्रांजिट सिस्टम्स अंडरग्राउंड टनल्स एंड स्टेशंस विल बी कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट हेरिटेज स्ट्रक्चर। ये कहना चाहते हैं ट्रांजिट सिस्टम का, ट्रांजिट सिस्टम का जो अंडरग्राउंड है टनल्स का, और स्टेशन जो है, ये दोनों चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा, और कहाँ पे करवाया जाएगा, हेरिटेज के पास में। तो जब हम नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में टू लगाते हैं, और यहाँ पे हेरिटेज के पास की बात कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा नियर हेरिटेज स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट को हटा करके क्या यूज़ करेंगे, नियर का प्रयोग करेंगे, इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, residents have been planting the ornamental trees। रेजिडेंट जो है वो ऑर्नामेंटल ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं आउटसाइड देयर होम्स, अपने घर के बाहर, एंड इन लॉन्स, और लॉन्स में, टू ऐड ब्यूटी एंड गिव देयर प्लेस अ ग्रांड लुक, उसमें ब्यूटी ऐड करने के लिए और ताकि वो ग्रांड लुक दे सके। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, और जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ टाइम का प्रयोग करते हैं सिंस और फॉर के साथ। जैसे आपको कहना है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग, और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन यदि आप बोलते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग और इसमें टाइम मेंशन नहीं करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे हैव बीन प्लांटिंग का प्रयोग किया गया है लेकिन इसमें टाइम नहीं मेंशन किया गया है, इस वजह से रॉन्ग है। तो यहाँ पे या तो आप कह सकते हो रेजिडेंट्स आर प्लांटिंग, और या आप कह सकते हो रेजिडेंट्स हैव प्लांटेड, रेजिडेंट्स ने प्लांट किया यानी कि लगा दिया है। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपके करेक्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जो मिस्टेक है वो आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, The meeting took place a day after the agency held a meeting with project contractors to evaluate steps that being taken to ensure that the buildings were not affected। ये कहते हैं जो मीटिंग है वो took place a day after the agency meeting, जो कि एजेंसी मीटिंग थी उससे एक दिन पहले मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी, और उसमें टू इवेल्युएट द स्टेप्स, उस स्टेप्स को इवेल्युएट करने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए रखा गया था जो लिए जाएंगे, ये इंश्योर करने के लिए जो बिल्डिंग है वो अफेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर बीइंग का प्रयोग किया गया है। जब भी हम बीइंग का प्रयोग करते हैं तो ये आईएनजी फॉर्म में होता है, और यदि इससे पहले कोई सेंटेंस आ रहा है तो ये आईएनजी फॉर्म का यूज़ करने के लिए या तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं या तो कंटिन्यूअस टेंस पे करते हैं। चूँकि यहाँ पे पार्टिसिपल है नहीं, ये कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो आप बीइंग का प्रयोग करते हैं उसके पहले दैट और बीइंग दोनों के बीच में क्या यूज़ करोगे, वर का प्रयोग करोगे, और जब यहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस से करेक्ट हो जाएगा। Next question is 27. The director explained the theme and the concept of the International Folk Festival। डायरेक्टर ने इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल के कॉन्सेप्ट और थीम को एक्सप्लेन किया था, और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए डी यानी कि 5th आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28.
द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कंपनसेशन हैज़ बिगेन। अब सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम हैज़ या हैव की बात करते हैं तो ये हैज़ और हैव के बाद में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। बिगिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बिगेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और बिगन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे BEGUN होना चाहिए, यानी कि इसी पार्ट में मिस्टेक है फोर्थ में। द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर ऑफ डैमेज के जो फिगर को रिवाइज करने का जो प्रोसेस है टू गेट एडिशनल कंपनसेशन को प्राप्त करने के लिए हैज़ बिगन वो शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है 29, द फार्मर्स हु ग्रो द क्रॉप आर द वर्स हिट। फार्मर्स जो कि क्रॉप को ग्रो करते हैं वो सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा, उनको सबसे ज़्यादा सदमा लगा है। एज द इन्वेस्टमेंट दे मेक ऑन क्रॉप, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वो क्रॉप पे करते हैं, फसल पे जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, इज़ ह्यूज एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट से कंपेयर किया जाए तो उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ पे वर्स का प्रयोग किया है। जब भी हम वर्स जो होता है ये कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में दैन का प्रयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ पर कहना चाहता है कि जो फार्मर है उनको सबसे ज़्यादा चोट पहुँचा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्स यूज़ किया गया, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वर्स्ट, WORST। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 है। The government is made it mandatory for pharmacies to send copies of medical bills along with prescriptions of drugs and details of patients। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है। अब जब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो कोई सेंस क्रिएट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज़ होना चाहिए, और यदि इसके स्थान पे हैज़ यूज़ कर देंगे तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर फार्मेसीज। गवर्नमेंट ने फार्मेसीज के लिए मैंडेटरी कर दिया है टू सेंड कॉपीज ऑफ मेडिकल बिल्स अलॉन्ग विद प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ द ड्रग्स एंड डिटेल्स ऑफ पेशेंट, कि वो लोग भेजेंगे, क्या भेजेंगे? मेडिकल बिल्स को प्रिस्क्रिप्शंस के साथ में और ड्रग्स की और पेशेंट्स के डिटेल के साथ में। तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।